कोशिश कीजिए, अगर आप एक अनाड़ी हैं, आप न्यू भी हैं, बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स हैं, तो आप स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल ना जाएं। आप ट्रेडिंग ना करें, आप स्विंग ट्रेडिंग ना करें, आप इंट्राडे ना करें। इस तरीके की चीज़ों से आप डरें, जो कि रील के चक्कर में आके और ऐसा सोचते हैं कि भैया वो करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा, जैसे मेरा आपका इतना लंबा कैरियर रहा है इसके अंदर, तो उसमें क्या आपको ऐसा लगता है आपने कहीं किसी कंपनी के अंदर कोई झोल झाल देखा हो, जीएसटी के अंदर कुछ देखा हो कि जीएसटी के अंदर झोल झाल चल रहा है, या जैसा कि मैंने आजकल ये भी सुना है लोग जीएसटी के फेक बिल बनाते हैं और उनका क्रेडिट लेते हैं, तो ऐसा कुछ आपके नॉलेज में आया कभी? देखिए, ऐसा होता है कि मैंने आज तक करीबन 15 से लेकर 18 कंपनीज के अंदर जॉब करी है एक्चुअल में। ठीक है। तो जो भी जितनी भी मेरी बड़ी कंपनीज थी, उसके अंदर होता है कि ये है कि कंपनी अपना प्रॉफिट को, एक एनपी रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है हर कंपनी का, उसको वो फॉलो करते हैं। किसी कंपनी का 5% होता है, किसी का 6% होता है, और अगर वो फ्लक्चुएट हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो, तो जो कंपनी एक्ट वाले हैं या जो आपके एमसी की वेबसाइट है, वो पूरा का पूरा हाईलाइट होता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए इन लोगों को खर्चे डालने पड़ते हैं कंपनीज को। वो एक्चुअल में फेक बिल लेते हैं। ऐसी फर्म्स हैं जो कि काम कर रही हैं ऐसी, जो कि फेक बिल्स देती हैं, और मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, तो वो 9% जीएसटी का क्रेडिट ले लेते हैं कि 9% आप रख लीजिए, 9% हम रख लेंगे, और इस तरीके से बिलों का आदान प्रदान होता है। सब कंपनियां करती हैं? हाँ, सब करती हैं, मैक्सिमम कंपनियां करती हैं जी। और ऐसी फर्म्स हैं, ऐसे सीए हैं, और ये जो सारे काम करवाते हैं, ये सीए ही करवाते हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ ये सीए की गाइडेंस के अंदर चल रहा है? सीए की गाइडेंस के हिसाब से ही होता है सारा काम। कोई भी प्रोपराइटर है या डायरेक्टर है, कोई भी खुद अपनी मर्जी से कभी नहीं कर सकता, उनको नॉलेज ही नहीं होती है। तो ये सब चीजें चलती है, और वो ऐसे काम करते हैं एक्चुअल में प्रॉफिट को कम करने के लिए, जिससे कि टैक्स कम देना पड़े। मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि 2 नंबर के काम को 1 नंबर में कन्वर्ट कराया जाता है? देखिए, उसके लिए होता क्या है कि बोगस कंपनियां बनाई जाती हैं, और वो हवाला का पैसा है, 1-2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करा जाता है। वो चीजें सब अलग होती हैं, और लेकिन वो सब समय समय पर जो हमारी इनकम टैक्स है और दूसरी एजेंसीज हैं, वो पकड़ लेती हैं। लेकिन नॉर्मल भाषा में इस तरीके की चीज चलती है, लेकिन मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। अच्छा, जैसे कि एक आजकल कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे, जिसको कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, तो उसमें जैसे कुछ चीजें आती हैं कि यूपीआई पे भी टैक्सेस लगेंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन पे। तो क्या ये बातें सच हैं, या ये बातें खाली सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से ही आ रही हैं? देखो भाई, अगर आप ऐसा कहोगे भाई यूपीआई के ऊपर टैक्सेस लगने की बात है, हाँ, तो ये ना बहुत समय से बात चल रही है, क्योंकि यूपीआई के अंदर जो है ट्रांजैक्शन, जो आप देखिए, जब हम एक पेमेंट करते हैं, आप कोई भी एक यूपीआई की पेमेंट करते हैं, तो वो एक नेटवर्क से होके जाती है, जिसे हम सिक्योर नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पे यू मनी करके भी है, ऐसे बहुत तरह गेटवे, जैसे हम गेटवे कहते हैं, पेमेंट गेटवे से होके जाती है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में होता क्या है कि गवर्नमेंट ने पहले यूपीआई को प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सारी की सारी गवर्नमेंट ने उन जो गेटवे थे उनको कुछ सब्सिडी दे रही थी कि भैया हम उसको, वो गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से फंड्स प्रोवाइड कर रही थी। अब वो कह रहा है कि बहुत समय से वो प्रेशर बना रही है कि भैया हम बियर नहीं कर पा रहे, तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यूपीआई के अंदर चार्जेस लगने शुरू हो चुके हैं। हाँ। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ यूपीआई की पेमेंट वगैरह करते हैं, तो मेरे ख्याल उसके अंदर 2-3% के चार्जेस लग रहे हैं। और अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू या हमारे बैंक के थ्रू ये करते हैं, उसके अंदर में 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे प्रोसेसिंग फीस वाला, जो पहले 0.10% लगती थी, अब वो बढ़ के शायद 0.15%। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि मैं गूगल पे के थ्रू अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहा था, और उसके अंदर वो एक 899 रुपए का पैकेज था, जिसको मैंने पेमेंट जब करने लगा तो वो 899 का उसने 901 रुपए मुझसे चार्ज किया। तो ये जो चार्ज है वो 1-1.5 रुपए का या 2 रुपए का चार्ज है, वो गेटवे फीस कह लीजिए, प्लेटफॉर्म फीस कह लीजिए। इस तरीके से चीजें आजकल चल रही है, और आने वाले समय में ये चीजें बढ़ेंगी। अच्छा, जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे जो जीएसटी 2.0 आया है, इसका अमेरिका के साथ कुछ इंडिया क्या इसमें रिसेशन के अंदर आ सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका की टोटल $30 ट्रिलियन की टोटल जीडीपी है। पूरे दुनिया में अभी हम टोटल जीडीपी की बात करें तो $113 ट्रिलियन है सारे देशों को मिलाकर, जिसमें से 30 ट्रिलियन डॉलर जो है सिर्फ अमेरिका ही ऑक्यूपाई करता है। और जितनी उसकी जीडीपी है, उससे ज्यादा उसके ऊपर कर्जा है, मतलब करीबन $36 ट्रिलियन अमेरिका के ऊपर कर्जा है।
तो एक्चुअल में अगर आप बात करें कि इंडिया के अंदर उसका इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, इन्फ्लेशन आएगा नहीं आएगा, तो उसी के प्रभाव को कम करने के लिए अगर आप बात करें कि इंडिया के अंदर रिसेशन ना आए, आप समय समय पर आप देख रहे हैं हर क्वार्टर में जो MCB की जो हमारी मॉनेटरी कमेटी है, RBI की, जो हमारे गवर्नर साहब है, हर 3 महीने पे 2 महीने पे वो उसमें आप देखिए रेपो रेट कम होती है, उसके अंदर करते क्या है, वो लोन सस्ते कर देते हैं। लोन सस्ते होने से होता क्या है, लोगों के कर्जे जो होते हैं थोड़े से सस्ते, EMI कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो EMI कम हो जाती है। लोगों को जो होता है, जो लोन होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, सस्ते होता है। फायदा ये है कि जो मिडिल क्लास है उसके पास जहां उसको 10% देना पड़ रहा था टैक्स रेट, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट, उसे वो 8% मिल रहा है। लेकिन मैंने ऐसा भी तो देखा कि जैसे कुछ लोग होम लोन लेते हैं, वो उनको मिलता 8.5% पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हर थोड़े टाइम के बाद रेपो रेट बढ़ता रहता है और वो उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहते हैं, वो जो 8.5 पे मिला होता है वो 10 पे पहुंच जाता है। देखो पंकज भाई, ऐसा है कि जब जो भी बड़े लोन होते हैं, 2 तरीके के लोन है। अगर आप एक कार लोन लेने जाते हैं तो मैक्सिमम जो कार लोन होते हैं वो हमारे फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 साल के लिए होता है। हाँ। तो मान लीजिए अगर आप कार लेने गए और आपने जो लोन कराया, मोटर लोन कराया, कार लोन कराया, वो 5 साल 7 साल मैक्सिमम 7 साल तक जाता है। हाँ। और वो आपको हमेशा फ्लैट पे ही मिलेगा, मतलब उस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 9, 9.25, 10 जो भी होगा वो आने वाले 5-6 साल तक उतना ही रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन जो बड़े लोन होते हैं जैसे कि सिक्योर लोन, होम लोन हो गया, उसके वो जो हमेशा होते हैं फ्लोटिंग। तो अगर RBI रेपो रेट बढ़ाएगा तो उससे लोन महंगे होंगे, उससे आपकी EMI बढ़ेगी। और अगर रेपो रेट कम करेगा तो लोन सस्ते होंगे, आपकी EMI कम होगी, उससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। और यही आप कहते हैं ना भाई महंगाई इससे कम होगी नहीं होगी, यही RBI समय समय पर करता क्या है, जो उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है उसको मार्केट के अंदर लगाता है और साथ में आपके लोन सस्ते करता है। यही रेपरकेशन है जिसके की पूरी जो महंगाई है, अभी तक महंगाई बढ़ नहीं पाई है और सारी चीजें गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है। और अगर अमेरिका के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, अगर रिसेशन आता है, तो पूरा यूरोप, पूरा इंडिया, पूरा चाइना, जापान, सबके अंदर रिसेशन आएगी, कंफर्म। मतलब अगर अमेरिका हिला तो सब देश, अमेरिका हिला तो सब हिल जाएगी। अच्छा, जैसे एक सवाल सभी लोगों के दिमाग में आता है कि, और सब लोग बिजनेस, देखो सब लोग बिजनेस तो आज के में हर कोई चाहता है कि मेरा अपना बिजनेस हो, मेरा अपना बिजनेस हो। जॉब को लेके बहुत लोग, कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम जॉब ही करते रहे। तो मैंने देखा 95% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो उनके फेल होने का कारण क्या है? वो अकाउंट्स या GST, किस वजह से फेल हो रहे हैं? देखिए ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी नया स्टार्टअप लेके आते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको एक मोटी अमाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो नॉर्मल मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके साथ तो सबसे बड़ी जद्दोजहद यही रहती है कि उसका पास इतना पैसा ही नहीं होता। और अगर किसी तरीके से वो लोन लेके कुछ लेके कर भी ले तो गवर्नमेंट की कंप्लायंस इतने ज्यादा है ना कि वो कंप्लायंस में फंस के रह जाता है। जैसे GST की बात करें, हर महीने रिटर्न भरनी है, क्वार्टरली रिटर्न भरनी है। आपको GST रिटर्न, जहां पर वो कह रहे हैं कि आपको 40 लाख तक GST का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वहीं पर अगर आप करंट अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको बैंक बिना GST नंबर के आपको अकाउंट ओपन ही नहीं करेगा। करंट अकाउंट ओपन ही नहीं करेगा। वो कहेगा भैया आपको अच्छा GST नंबर लेके आओ। हाँ। ओपन नहीं करेगा वो। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से पूरा ऑरा बना रखा है। लेकिन गवर्नमेंट तो ये भी शो कर रही है कि गवर्नमेंट कहती है कि स्टार्टअप को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में उनके अगर इतना उनके ऊपर कंप्लायंसेस लगा देंगे तो स्टार्टअप कैसे चल पाएगा? स्टार्टअप वाले बंदे के पास उतना तो फंड और उतना ना एक्सपीरियंस है, ना उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो उन चीजों को कर पाए। देखो पंकज भाई, ऐसा होता है कि स्टार्टअप के लिए कंप्लायंस तो हमेशा से, पहले कंप्लायंस थोड़े से सरल थे, अब थोड़े से कंप्लायंस जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस स्टार्टअप की जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप उसके ऑलरेडी आपको उसके बारे में नॉलेज है, आप जानते हैं, आपकी मार्केट के अंदर आपको एक वैल्यूएशन है, तो आप स्टार्टअप बहुत % चांस होता है कि चल जाए। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका वो जो बिजनेस है वो चल पाए। अच्छा, मैं एक टॉपिक मेरा छोटा सा है मेरे माइंड के अंदर, जो शायद हमारे व्यूअर्स है वो भी इन चीज़ों को जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि एक जिसके पास उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बंदा बताएगा तो लोग उसको इतना इम्पैक्टफुल, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप इस सेक्टर से हैं, अकाउंट से, तो आजकल मैंने देखा कुछ लोग स्टॉक मार्केट हो गया या हमारा म्यूचुअल फंड हो गए, लोग कह रहे हैं SIP में इन्वेस्ट करो। तो क्या हमारे को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमारे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए?
क्या हमारे को SIP के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो थोड़ा सा आप मुझे तीनों के बारे में, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप थोड़े बारे तीनों के बारे में मुझे आप बताएं। तो पंकज भाई, जैसे आपने क्वेश्चन रेज करा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या जो नॉर्मल आजकल जो लोग हैं, हमारी जनसंख्या है, लोग हैं, सब आजकल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या उनको लेना सही रहेगा, नहीं लेना सही रहेगा? अगर इसकी बात करें तो देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा पेश कर रहा हूँ। हमारे देश के अंदर ऑफिशियली 146 करोड़ की जनता है, हमारी जो पॉपुलेशन हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 150 करोड़ से पार हैं अनऑफिशियली। तो 150 करोड़ की जनता में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए, मतलब उनके पास डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि 150 करोड़ में से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, ETFs में, गोल्ड सिल्वर ETFs, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कभी करी है उन्हें, क्या करते हैं। तो होता ये है कि लोग आजकल ना, स्टॉक मार्केट को पहले कहा जाता था भाई जुआ है, अगर आप उसमें पैसा लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन होगा क्या है कि जैसे जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, तो लोगों के अंदर ना जो आस है वो जगी है। दूसरी बात, सबसे बड़ा कारण वो ये है कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट अभी चल रही है 7% के आसपास, अगर हम एवरेज की बात करें। लेकिन अगर अलग अलग सेक्टर वाइज देखें हम, तो हेल्थ केयर की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 14% से ऊपर कही जाती है, ऑटो सेक्टर की कुछ और है, सब किसी की कुछ और है। तो अगर 7% भी हम इन्फ्लेशन रेट पकड़ के चले, और अभी जो अगर आपको FD करते हैं, जो हमारा पुराना तरीका था, उसमें क्या था, PPF था, सुकन्या समृद्धि योजना, आपका NSC हो गए, और सबसे ज्यादा हमारा फेमस जो है FD के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5-5.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट, 6% से ज्यादा नहीं, 3% भी सुना है कि 3-3.5% का इंटरेस्ट रेट है FD में। बिल्कुल है। वो आपका जो टेन्योर होता है ना, आप एक 90 दिन के लिए कर रहे हैं या आप 180 दिन के लिए कर रहे हैं, जितने ज्यादा दिन के लिए आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका इंटरेस्ट रेट 6% से ऊपर भी है। लेडीज को होता रहता है, शायद लेडीज को थोड़ा सा FD पे कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा और बेनिफिट है ना, 0.25% का बेनिफिट, कुछ बेनिफिट है। हाँ, लेकिन आप सोचोगे 0.25% जो होता है ना, वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। हम 6% पकड़ के चलते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की FD करते हैं, आप समझिएगा, मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अब आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके पास ऑप्शन है कि 1 लाख रुपया आप स्टॉक मार्केट में डालो या आप डालो FD के अंदर। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क है, वहां पे रिस्क नहीं है। तो आप अगर FD के अंदर पैसा डालते हो तो आपका 1 साल बाद पैसा हो जाए 1,06,000। मतलब ये हो गया कि जो आपका पैसा है, जितना सामान आप अभी खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए में, और इन्फ्लेशन रेट 7% है, तो 7% अगर उसमें ऐड कर दें तो इन्फ्लेशन रेट अगर आप 1 लाख में ऐड कर देंगे तो 1,07,000 रुपये हो गया। मतलब जितना सामान आप आज 1 लाख में खरीद पा रहे हैं, आप 1 साल बाद 1,07,000 में उतना सामान खरीद पाए। अच्छा, ठीक है। और FD पे आपको 1,06,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट नहीं कर पा रहे, और आपको पैसा नुकसान हो रहा है, इसके अंदर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। आपका पैसा, जो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आजकल क्या है कि नए नए बच्चे जिनको मैं देख रहा हूँ, वो देखो हर कोई दूसरा बच्चा मैं देखता हूँ वो कहता है स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं। बच्चों को देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप से जिद करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, हमें फंड्स चाहिए। या कुछ लोगों को देखा है मैंने, जो लोग ये सलाह दे रहे होते हैं भाई SIP में इन्वेस्ट कर ले। आजकल एडवर्टाइजमेंट इतने आ रहे हैं कि आपका बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होते के साथ उसकी 1,000 रुपये महीने की SIP कर दो, जब तक वो 18 साल का होगा उसको पता नहीं 10 करोड़ 5 करोड़ कितना आप दे दोगे। तो क्या ये बातें सच हैं? देखिए, ऐसा होता है कि अगर मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूं तो ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर 3 चीजें हैं आपके सामने। स्टॉक मार्केट जब आप जाते हैं तो 3 स्कोप निकल के आते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ETFs। अभी के समय में जो ETFs हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं और आपका जो होराइजन है वो 5 साल प्लस है, अगर आप 5 साल प्लस के लिए जा रहे हैं, अगर आप 5,000 रुपये की, 500 रुपये की, 1,000 रुपये की, 5,000 रुपये की SIP करते हैं तो आपको उसके अंदर FD से ज़्यादा रिटर्न निकल के आता है। अगर हम बात करें लार्ज कैप फंड्स की, लार्ज कैप कैटेगरी है जिसके अंदर देश के 50 सबसे बड़ी कंपनीज रहती हैं, निफ्टी 50। तो अगर हम उनका एवरेज निकाल के देंगे, आप निफ्टी 50 का एवरेज निकालेंगे पिछले 20 साल का, तो वो करीबन 13% प्लस रहता है। तो आप ये मान के चलो CAGR अगर निकालेंगे उनका, मतलब ग्रोथ रेट निकालेंगे, जो एवरेज है वो 13% प्लस रहा।
तो एफडी पे आपको मिल रहा है 6%, अच्छा, और वहां पे आपको मिल रहा है 13%। उसके अंदर चार्जेस वगैरह होते हैं 13% तो बहुत ज्यादा हो गया। 1% चार्जेस हो गए, 12% पढ़ के चलिए आप, और इन्फ्लेशन है 7%, तो आपको देखा जाए तो 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको तभी जाना चाहिए जब आपके पास एक लॉन्ग होराइजन है, आप 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल के लिए जा रहे हैं। और कोशिश कीजिए, अगर आप एक अनाड़ी हैं, आप न्यू भी हैं, बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स हैं, तो आप स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल ना जाएं। आप ट्रेडिंग ना करें, आप स्विंग ट्रेडिंग ना करें, आप इंट्राडे ना करें। इस तरीके की चीज़ों से आप डरें और बच के रहें, और आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और ईटीएस वगैरह है, इनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, एसआईपी करें और खुश। मतलब ये बेनिफिशियल है आम जनता के लिए, जो कि रील के चक्कर में आके और ऐसा सोचते हैं कि भैया वो करोड़पति बन जाएंगे। तो भाई आप समझिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। पहली बात, आप लोग देखते हैं कि भाई उसमें हमेशा जो डील्स होती है ना, उसमें जल्दी करोड़पति बनने की बात होती है मैक्सिमम। अगर मैं बात करूं तो जल्दी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि भैया बहुत जल्दी रातों रात आपको करोड़पति बना दे। अगर आप जितने भी डील से जो भी इम्पैक्ट होता है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, 90% नए लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, 20-25 साल के लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, अंकल आंटी हैं, जो कि अपनी एसआईपी वगैरह चालू कर देती हैं या स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि आजकल डिजिटल करेंसी वगैरह दुनिया भर की चल रही है, जिनका कोई पता नहीं है, भारत सरकार से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, कुछ नहीं है, और लोग पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, डिजिटल करेंसी से एक चीज़ मेरे दिमाग में एक आई, मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दें कि जैसे आज की डेट में अभी बिटकॉइन है, बिटकॉइन की वैल्यू करीब 90 लाख 92 लाख रुपए के आसपास की हो रखी है, और आजकल मार्केट में उसकी देखम देखी नई करेंसियाँ भी बहुत सारी आ गई हैं। तो क्या बंदे को नई करेंसियों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उनका फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस हैं? देखिए, पहले मैं आपका पहले वाला जो क्वेश्चन उसको क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपका ये वाला क्वेश्चन कवर करता हूँ। तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी न्यू भी है और अगर आप जा रहे हैं, तो भाई ऐसी वीडियो से, ऐसी चीज़ों से आप बच के रहें। और अगर आपको जाना भी है और आपको करना भी है, आपको पैसा ही ग्रो करना है, तो आप नॉर्मल एसआईपीज के थ्रू जाएं और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही पकड़ें। इसके अलावा आप किसी के अंदर भी इन्वेस्ट ना करें। और आपके पास इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड होना चाहिए वो 5 ईयर प्लस होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप करें। भले ही आप बिल्कुल एक स्टूडेंट है तो भी आप एसआईपी कर सकते हैं, वो सुरक्षित है। अगर 5 साल प्लस है तो आप एक डेटा, स्मॉल कैप फंड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की कहे जाते हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी उसी में बनते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट है कि अगर कोई भी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है 5 साल प्लस के लिए, तो उसको कभी भी नुकसान नहीं होता, उसको अच्छा खासा पैसा बनता है। ऐसा मेरा मानना है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि अपनी मतलब काम कराते हैं, मेरे पास डेटा भी आता है लोगों का, अगर मैं देखता हूँ तो एक्चुअल में उनका पैसा बना होता है। मेरे पास लोग स्क्रीनशॉट देते हैं, लोग सबको देते हैं, पैसा उनका बनता है। अब मैं कवर करता हूँ आपका दूसरा क्वेश्चन। आपने कहा कि ये जो बिटकॉइन की, ये डिजिटल करेंसी की बात चल रही है और बहुत सारी करेंसियां नई मार्केट के अंदर आ रही। तो देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो इंडिया के अंदर ऑफिशियली एक भी ऐसी डिजिटल करेंसी नहीं है, ना तो आरबीआई ने, ना गवर्नमेंट ने अपनी कोई ऑफिशियल कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया है कि अगर आपको डिजिटल करेंसी से, बिटकॉइन से कहीं से भी प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरीके की करेंसी इंडिया के अंदर अभी लॉन्च नहीं हुई है। तो देखिए, सारी चीजें जो है ना, बिटकॉइन की बात करते हैं, अभी 90 लाख प्लस है। जितना उसने ग्रो होना था वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। अगर आप उसका एक दिन का डेटा उठा के देखेंगे तो उसके अंदर 20-20 लाख रुपए एक दिन में ऊपर नीचे होते हैं। उसकी ग्रोथ कभी अप हो जाती है 20 लाख रुपए, कभी नीचे भी हो जाती है। आप जाके उसका डेटा चेक कीजिएगा। इतना 10-10 लाख रुपए, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है एक दिन के अंदर। अच्छा। और बहुत सारी ऐसी नई नई करेंसी निकल के आ रही है। इथेरियम है और यूके की अलग है। और अभी तो जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, जो ट्रम्प चाचा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ लॉन्च कर दिया नई। वो कह रहे पाकिस्तान से कहा है कि भैया आप नई करेंसी लॉन्च करो। अच्छा। तो अगर आप ऐसी कोई सी भी एप्लीकेशन आ रही है, कुछ भी आ रही है जिसके अंदर बिटकॉइंस की और डिजिटल करेंसी की बात आ रही है, तो आप बिल्कुल बच के रहें। अभी कर्नाटका में एक केस हुआ है जिसके अंदर एक पर्सन ने 370 करोड़ का वॉलेट से डिजिटल करेंसी जो थी चुरा ली थी। और जब जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो जो पैसा था बाहर से, किसी इंडिया के बाहर से वहां से बरामद हुआ। तो भाई बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। और ये जितनी भी एप्स आ रही है, कंपनीज आ रही है, कोई सेबी से रजिस्टर्ड है, कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ तक कि सेबी से रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशंस है, फर्म्स है, वो भी भाग रही है। तो भैया आप डिजिटल करेंसी से दूर रहें। जब तक इंडिया के अंदर खुद की डिजिटल करेंसी नहीं आती, सरकार खुद चीजें इस चीज को ग्रो नहीं करती। आप एक चीज देखिए, जितनी भी हमारी, आप देखिए डिजिटल करेंसी को अगर आप लेना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको ना अलग अलग तरीके की एप्स आ रही है, नई एप्स। अगर आप पुरानी एप्स उठा के देखेंगे, जैसे कि HDFC के एप्स उठा के देख लीजिए, SBI, ग्रो, जरोदा, अपस्टॉक, एंजल वन, ये जो पुरानी चलती हुई आ रही है, इनके पास आपको डिजिटल करेंसी के अंदर अप्लाई करने का, खरीदने बेचने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उन्होंने इसलिए हटा रखा है क्योंकि इसके अंदर पता ही नहीं है। पता चला इन्वेस्टर, इनके पास करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, सारे इन्वेस्टर्स इनके पास हैं। अगर मैं ग्रो की बात करूं, ग्रो के पास करीबन 4-5 करोड़ इन्वेस्टर है, और अगर वो ऑप्शन लेके आता है और उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया और फ्रॉड हो गया, कुछ भी हुआ, पैसा चला गया, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में कौन भुगतेगा? ग्रो भुगतेगा। इसलिए जब तक लीगलाइजेशन नहीं होगा इंडिया के अंदर, इन सब चीजों के अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, इन सब चीजों से आप दूर रहिएगा। आपको दिखेगा पैसा बनता हुआ, लेकिन जितनी जल्दी बनेगा उससे ज्यादा चला जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। काफ़ी सारी क्वेश्चनों का आंसर आपने बड़े ही सिंपल तरीके से हमारे को दिया है, और जो व्यूअर्स हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो देखेंगे उनको काफ़ी सारी क्वेश्चनों का आंसर मिले हैं, जिससे आम जनता खास तौर से डरी रहती है। और मैं सब दर्शकों से बस यही अपील करूँगा कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में ही मैं, जो हमारे तरुण जी हैं, इनका भी चैनल का लिंक और इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको इनके चैनल का नाम, इनका कांटेक्ट नंबर, हम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर देंगे। तो नई वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे बहुत जल्दी मिलना होगा। जय हिंद।